बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सुमैया जाहिदी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसी वर्कर का इंतकाल हो जाता है तो वो कौन कौन से वाजिबात हैं जो उसके लवाहिकीन हासिल करने के हकदार होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस पूरी वीडियो में हम जो भी बात करेंगे, जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, वो पाकिस्तान के हर सूबे में एप्लीकेबल है। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अगर किसी वर्कर का इंतकाल हो जाता है तो कुछ ऐसे डिफरेंस माली फवाइद हैं जो कि उसके लवाहिकीन हासिल करने के हकदार होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे तो डेथ ग्रांट आ जाती है जो कि 5 लाख रुपए है और इसकी अदायगी जो है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की मद में कम से कम 5 लाख रुपए और इसकी अदायगी उस इदारे की तरफ से होती है जहां पे कि वो इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा हो। तीसरे नंबर पे सोशल सिक्योरिटी की तरफ से कफन दफन के लिए कुछ माली इमदाद होती है। आमतौर पे इसकी जो अदायगी है वो इंतकाल कर जाने वाले वर्कर की माहाना तनख्वाह के बराबर होती है। इसके अलावा वर्कर के जो लवाहिकीन हैं वो इस चीज़ के भी हकदार हैं कि उस इदारे की तरफ जिसमें कि वो वर्कर काम करता रहा हो, उस वर्कर के जो भी वाजिबात बनते हैं उनकी अदायगी भी उन लवाहिकीन को की जाए। इसमें आमतौर पे उस वर्कर की एक तो उस माह की तनख्वाह आ जाती है जिसमें कि उसका इंतकाल हुआ होता है। इसके अलावा अगर उसने कोई ओवर टाइम वगैरह पे काम किया है तो ओवर टाइम की अदायगी इसमें आ जाती है। मजीद अगर उसके लीव बैलेंस में कुछ लीव्स बाकी हैं तो उन लीव्स की इनकैशमेंट आ जाती है। इसके अलावा बोनस या डब्ल्यूपीपीएफ में से कुछ काबिल अदायगी है तो उसकी अदायगी इसको हो जाएगी। मजीद ये कि अगर प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी के लिए वो वर्कर एलिजिबल है तो उसकी अदायगी इनके लवाहिकीन को हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो पेंशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है तो इसके जो लवाहिकीन है वो पेंशन बेनिफिट हासिल करने के भी हकदार। मजीद कुछ इदारों में अगर लेबर यूनियन के किसी मुआहदे के तहत या किसी कंपनी पॉलिसी के तहत या किसी भी रस्म रिवाज के तहत अगर वर्कर्स को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उन बेनिफिट्स के लिए वो वर्कर भी एलिजिबल है जिसका कि इंतकाल हुआ है तो उनकी अदायगी भी उसके लवाहिकीन को हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक क्रिस्पी सी इंफॉर्मेशन है इन तमाम माली फवाइद के बारे में। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से मिलने वाली डेथ ग्रांट के बारे में तफसील देख लेते हैं। कोई भी सिक्योर्ड वर्कर अगर इंतकाल कर जाए तो उसके लवाहिकीन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से डेथ ग्रांट जो कि आजकल 5 लाख रुपए है हासिल करने के हकदार होते हैं। मैंने बात की है यहाँ पे सिक्योर्ड वर्कर की। बेसिकली सिक्योर्ड वर्कर वो वर्कर होता है जो कि ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो। मजीद इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको तफसील से देख लेते हैं। इस ग्रांट को हासिल करने के लिए लेंथ ऑफ सर्विस की कोई कैद नहीं है। बस इसके लिए इतना काफी है कि जो वर्कर इंतकाल कर गया है वो ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो और मजीद वो वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत वर्कर की तारीफ पर पूरा उतरता हो। इसके अलावा वो जिस इदारे में काम कर रहा है वो इदारा वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 या कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 के तहत इदारे की तारीफ पे पूरा उतरता। तो कोई भी वर्कर जिसका कि इंतकाल हुआ है अगर वो इन एलिजिबिलिटीज पे फॉल कर रहा है तो उसके लवाहिकीन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से डेथ ग्रांट हासिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा कि ये ज़रूरी है कि जो वर्कर है वो यूबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो। इन केस के जो जिस वर्कर का इंतकाल हुआ है वो यूबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर की हायरिंग हुई है और हायरिंग के कुछ ही दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया है तो ऐसे में इतनी जल्दी यूबीआई या सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती। तो इसके लिए फिर तरीक़ाकार ये है कि एक बयान हल्फी स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है जो कि कंपनी यूनियन के नुमाइंदे और किसी 17 ग्रेड ऑफिसर से अटेस्टेड होके ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना मकसूद हो वहाँ पे वो जमा हो जाता है। तो अगर वर्कर की रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई होती तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंसीडर की जाती है। मजीद इसमें एक पॉइंट आप लोग याद रखें कि डेथ ग्रांट का जो क्लेम है वो वर्कर के इंतकाल के 6 माह के अंदर अंदर जमा होना लाजमी है।
इन केस कि आपको डेथ ग्रांट क्लेम करने में 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया है, तो फिर आपको क्लेम फॉर्म के साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट में इस चीज का प्रूफ देना पड़ेगा कि आया आपको इस ग्रांट को क्लेम करने में क्यों ताखीर हुई है। मजीद आगे हम इसको प्रोसेस करने का तरीकाकार देख लेते हैं। आप वर्कर वेलफेयर बोर्ड से जो डेथ ग्रांट है उसका क्लेम फॉर्म हासिल करें। अगर वहां से आपको नहीं मिलता तो आप उस कंपनी से इस फॉर्म को हासिल कर सकते हैं जहाँ पे कि वो वर्कर इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा हो। अगर वहां से नहीं मिलता तो आप लेबर इंस्पेक्टर या लेबर डिपार्टमेंट से इस फॉर्म को हासिल कर सकते हैं, और अगर कहीं से भी नहीं मिलता तो आप वर्कर वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को हासिल करें जिस भी वे में आपके लिए इजी हो, इसको फिल करें। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसके साथ अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स इसमें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इंतकाल कर जाने वाले वर्कर के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी। जो भी कानूनी वारिस इस ग्रांट को क्लेम कर रहा है उसके शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी। वर्कर के फैक्ट्री कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी। इसके अलावा वर्कर के ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी कार्ड की एक एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी। और इन केस वर्कर की ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी में से किसी एक के साथ रजिस्ट्रेशन है तो जिसके साथ भी रजिस्ट्रेशन है उसकी एक कॉपी आप इसके साथ अटैच कर दें। सिविल कोर्ट की तरफ से जारी करदा सक्सेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी, जिसमें बेसिकली तमाम कानूनी वर्षा की तफसील होती है जिनके दरमियान के ये ग्रांट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है। इसके अलावा वर्कर के अपॉइंटमेंट लेटर की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करें, और वर्कर के डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करें। और इन केस आपको ये ग्रांट क्लेम करने में 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है तो ग्राउंड ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इसके साथ एक अटैच होता है, जो बेसिकली इस चीज का प्रूफ होता है कि आया आपको किस वैलिड रीजन की वजह से इस ग्रांट को क्लेम करने में ताखीर हुई है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और क्लेम फॉर्म आप उस कंपनी इंतजामिया से अटैच करवाएंगे जहाँ पे के इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा हो। इसके बाद ये जो क्लेम फॉर्म है ये आप डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर या माइंस की सूरत में असिस्टेंट माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर के पास जमा करवाएं। यहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स को एरिया लेबर ऑफिसर या माइंस की सूरत में माइंस लेबर वेलफेयर ऑफिसर के पास 15 दिन के अंदर अंदर भेज दिया जाता है। मजीद यहाँ पे चेकिंग के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रिक्ट और रीजनल स्क्रूटनी कमेटी या माइंस लेबर वेलफेयर रीजन में पेमेंट की अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। वहां पे जब आपकी पेमेंट अप्रूव हो जाती है तो कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम पे इसका चेक इशू कर दिया जाता है, और क्लेमेंट को इस चीज के बारे में इंफॉर्म कर दिया जाता है कि वो ओरिजिनल सक्सेशन सर्टिफिकेट और एक विटनेस जो कि बेसिकली इस पूरे केस का गवाह होता है उसके साथ कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट में पेश होके अपनी जो भी डेथ ग्रांट की रकम है उसको वसूल कर लें। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, जो कि बेसिकली उस इदारे की तरफ से अदा की जाती है जहाँ पे कि वो इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा हो। अच्छा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस को हासिल करने के लिए लेंथ ऑफ सर्विस की कोई कैद नहीं है। अगर किसी वर्कर ने किसी इदारे में एज ए परमानेंट वर्कर एक दिन भी काम किया है तो उसके जो लवाहिकीन हैं वो उसके इंतकाल के बाद उस इदारे की तरफ से ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की मद में कम से कम 5 लाख या इससे ज्यादा की अमाउंट हासिल करने के हकदार होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड बता देती हूँ। बेसिकली ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रोविजन है वो हमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स में से मिलती है। तो जिस भी इदारे पे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल होते हैं उनमें काम करने वाले वो तमाम अफराद जो कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत वर्कमैन की तारीफ पर पूरे उतरते हैं, उनके इंतकाल के मौके पर उनके जो लवाहिकीन हैं वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस हासिल करने के हकदार होते हैं। यहाँ पे मैंने बात की है इदारों पर स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। यहीं पे मैं आपको इसकी थोड़ी तफसील बता देती हूँ। बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 जो कि पंजाब, फेडरल, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान पर एप्लीकेबल है। इसके लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि अगर तो वो कोई इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट है तो ये ज़रूरी है कि उसमें कम से कम 50 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हो।
और अगर वो कोई कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट है तो ये जरूरी है कि उसमें कम से कम 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। तो जो भी आइदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट जो भी है, अगर वो इस एलिजिबिलिटी पे लाई कर रही है तो उस पे स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015। उसके मुताबिक आइदर वो कोई इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हो या वो कोई कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हो, दोनों सूरतों में ये जरूरी है कि उसमें कम से कम 20 लोग या इससे ज्यादा काम करते हो। तो जो भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट इस पे फॉल करती है उस पे स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013। और उसके मुताबिक अगर तो वो कोई कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट है तो ये जरूरी है कि उसमें कम से कम 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हो। और अगर वो कोई इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट है तो ये जरूरी है कि उसमें कम से कम 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हो। तो जो भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट इस पे लाई करती है केपीके में, तो वो जो है उनपे स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि आइदर जो कंपनी है वो इंश्योरेंस की कितनी अमाउंट तक वर्कर को अदा करेगी। इसके बारे में मैं आपको तफसील बता देती हूँ यहीं पे। बेसिकली इंश्योरेंस की अमाउंट की जो प्रोविजन है वो हमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के शेड्यूल 4 में मिलती है। और उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी सूरत में किसी भी वर्कर को इंश्योरेंस की जो अमाउंट पे होगी वो कम से कम 5 लाख या इससे ज्यादा की होगी। मुख्तलिफ कंपनीज में इससे रिलेटेड मुख्तलिफ पॉलिसीज ली जाती हैं जो कि वर्कर की सैलरी के साथ बाउंड होती है। लेकिन इन एनी कंडीशन कम से कम जो इंश्योरेंस की अमाउंट अदा की जाएगी वो 5 लाख है, या इससे ज्यादा की भी अमाउंट पॉलिसी के हिसाब से अदा की जा सकती है। अब तीसरे नंबर पे आ जाती है सोशल सिक्योरिटी की तरफ से मिलने वाली डेथ ग्रांट, या जिसको फ्यूनरल एक्सपेंसेस या फिर कफन दफन के लिए मिलने वाली माली इमदाद के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी वर्कर सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है उसके लवाहिकीन उसके इंतकाल के बाद सोशल सिक्योरिटी की तरफ से डेथ ग्रांट हासिल करने के भी हकदार होते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे इसकी जो अदायगी है वो वर्कर की माहाना तनख्वाह के बराबर होती है जिस पर के उसका सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अदा किया जाता रहा हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि इसको प्रोसेस कैसे किया जाए। तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। आप डेथ ग्रांट का क्लेम फॉर्म हासिल करें, वो आपको इजीली उस इदारे से मिल जाएगा जहां पर के इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा है। अगर वहां से नहीं मिलता तो आपको लेबर इंस्पेक्टर से ये फॉर्म मिल जाएगा, और अगर कहीं से नहीं मिलता तो आप इसको सोशल सिक्योरिटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को फिल करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप इसके साथ अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। वर्कर के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी। वर्कर के R5 कार्ड यानी कि सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी। इसके बाद उस शख्स के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी जो कि इस डेथ ग्रांट को क्लेम कर रहा है। वर्कर की तदफीन पर आने वाले जो तमाम तर अखराजात हैं उन तमाम अखराजात की रसीदें इसके साथ अटैच हो जाएंगी, और वर्कर के डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी। मजीद उस इदारे की तरफ से जहां पर के इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा हो, एक B2 फॉर्म इसके साथ अटैच होगा जिसमें के बेसिकली वर्कर के पिछले माह के पेड कंट्रीब्यूशन शेड्यूल की तफसीलात दर्ज होती है। और वर्कर के आखिरी माह का जो पेड कंट्रीब्यूशन शेड्यूल है उसकी एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और क्लेम फॉर्म जो है वो उस इदारे के ऑथराइज्ड ऑफिसर से साइन एंड स्टैम्प होंगे जहां पर के वो इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा है। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सोशल सिक्योरिटी का ऑफिस मौजूद है आप वहां पे इसको जमा करवा दें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रहे कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्कर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट भी जमा होता है जो कि बेसिकली ऑडिट पर्पस के लिए होता है। तो जैसे ही आपको इस ग्रांट की पेमेंट होती है उसके साथ ही वो जो असल डेथ सर्टिफिकेट है वो भी आपको वापस कर दिया जाता है। अब आखिर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्कर के जो लवाहिकीन हैं वो इस चीज़ के भी हकदार हैं कि उस इदारे की तरफ जिसमें के इंतकाल कर जाने वाला वर्कर काम करता रहा है उस वर्कर के जो भी वाजिबात बनते हैं उनकी अदायगी भी उसके लवाहिकीन को की जाए।
आमतौर पे इसमें वर्कर की उस माह की तनख्वाह आ जाती है जिसमें कि उसका इंतकाल हुआ हो। अगर उसने कोई ओवर टाइम वगैरह पे काम किया है तो ओवर टाइम की अदायगी आ जाती है। अगर उसके लीव बैलेंस में कुछ लीव्स बकाया हैं तो उसकी इनकैशमेंट आ जाती है इसमें। मजीद अगर बोनस या WPPF कुछ काबिल अदायगी है तो उसकी अदायगी इसमें आ जाएगी। अगर प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी वगैरह में से किसी का वर्कर एलिजिबल है तो उसकी अदायगी इसमें आ जाएगी। अब अगर वर्कर जो है वो पेंशन के लिए एलिजिबल था तो उसके जो लवाहिकीन है वो इस चीज के भी हकदार हैं कि पेंशन की जो भी अदायगी है वो उनको की जाए। मजीद अगर किसी लेबर यूनियन के मुआहदे के तहत या किसी कंपनी पॉलिसी के तहत या किसी भी रस्म व रिवाज के तहत अगर इदारे में वर्कर्स को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उसका भी वो वर्कर जो है वो एलिजिबल है तो उनकी अदायगी भी उसके लवाहिकीन को करना जरूरी है। अच्छा, आखिर में मैं ये चीज आपको बता दूं कि सोशल सिक्योरिटी की तरफ से मिलने वाली जो डेथ ग्रांट है उसके अलावा इन तमाम तर जो मॉनेटरी जो भी बेनिफिट्स हैं इनकी अदायगी का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। बेसिकली इन तमाम तर बेनिफिट्स की अदायगी के लिए इदारा जो है वो बाउंड होता है कि वो इन तमाम तर बेनिफिट्स का जो चेक है वो कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम पे बनाए और इदारे के थ्रू ही वो जो चेक है वो कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट में जमा करवा दिया जाता है। और जो क्लेमेंट है उसको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप अपनी जो अमाउंट है वो कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट में पेश होके हासिल कर लें। तो बेसिकली वर्कर के जो भी कानूनी वर्सा हैं उन तमाम ने कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट में पेश होना होता है और साथ में सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसमें के वर्कर के तमाम तर कानूनी वर्सा की तफसीलात दर्ज होती हैं जिनके दरमियान के ये तमाम तर जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट और एक विटनेस यानी कि वो विटनेस जो कि बेसिकली आपके इस तमाम केस का गवाह होता है उसके साथ आपने कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट में पेश होना होता है और वहीं पे ये जो अमाउंट है ये तमाम तर कानूनी वर्सा में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट टॉपिक था। बेसिकली मेरी नज़र से कई बार ये क्वेश्चन गुजरा है, बहुत बार लोगों ने मेरे से पूछा है कि आया अगर किसी वर्कर का इंतकाल हो जाए तो क्या क्या जो माली फवाइद है वो उसके लवाहिकीन हासिल करने के हकदार होते हैं। तो आई होप कि मैं एक अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर चुकी हूँ। मेरी जो वीडियो है ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या लेबर किसी भी और लेबर लॉ से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।